हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 14 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहां से ले सकते हैं। आज का जो क्वेश्चंस हैं आज के तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, पूरा देखना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस संधि यानी किस ट्रीटी को आधार बताकर नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्से को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया? इसका आंसर हो सुगौली संधि 1816। ओके, सुगौली ट्रीटी 1816। देखिए, अक्सर एग्जामिनेशन में ट्रीटी संधि से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस वक्त जो इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं, और ऐसे समय में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये ट्रीटी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश भारत और नेपाली किंगडम यानी राजशाही, उन दोनों के बीच हुई थी। इसके बारे में डिटेल आगे बताएंगे हम, पूरी संधि के बारे में, कैसे बना, क्या वार हुआ, उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ, तो सब आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि नेपाली संसद के निचले सदन ने ये 13 जून को ये बिल पास कर दिया है। ओके, मैंने कल भी बताया था आपको। इसके बाद नेपाल में वहाँ बहुत सारे इलाकों में दिवाली जैसी मनाई गई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस बिल के खिलाफ किसी भी पार्टी ने मतदान नहीं किया, खिलाफ में जितने वोट पड़े वो सब पक्ष में ही पड़े, और अब ये संविधान संशोधन जो प्रस्ताव है उच्च सदन में भेजा जाएगा, और इस तरीके से वो नेपाल जो है उसको संवैधानिक रूप से इस मैप को मान्यता देना चाहता है। हालांकि भारत सरकार ने इस नक्शे को लेकर काफ़ी विरोध जताया है, कड़ा विरोध जताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, और इसमें हम आगे सुगौली संधि से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी आपको देंगे, तो देखते रहना मैप के साथ। क्वेश्चन होगा, भारतीय इलाके को नेपाल के नए मैप में शामिल करने का विरोध एकमात्र किस नेपाली महिला सांसद ने किया, जिसे सदन में बोलने तक नहीं दिया गया? नेपाली सदन की बात हो रही है। आंसर होगा इसका सरिता गिरी। ओके, जनता समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और मधेश नेता हैं वो, और उन्होंने सरकार के इस एक तरफा फैसले का सदन के अंदर विरोध करने की कोशिश की प्रतिनिधि सभा में, लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो उनको बोलने नहीं दिया गया, तो उनको निकल जाना पड़ा वहाँ से। बाद में मीडिया के सामने उन्होंने कहा, ओली सरकार को चेतावनी दी कि नेपाल में जो हो रहा है उससे नेपाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है। तो अब जान लेते हैं कि नेपाली नक्शे में किन इलाकों को शामिल कर लिया गया है। मैप में दिखा लेते हैं एक बार। तो नए मैप में भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के 3 क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया। कल मैंने क्वेश्चन में डाला था इसको। लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाका है। ओके, नेपाल ने अपने मैप में दिखा लिया है। तो मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर ये इलाका है। देखिए, मेरे बगल में वर्ल्ड मैप है ये, और आप देख रहे हो, और यहाँ पर ऊपर में नेपाल है और नीचे इंडिया है। ओके, तो इस जगह पर ये जो जूम हुआ है, यहाँ पर जो इलाका है वो कालापानी, लिपुलेखा और लिम्पियाधुरा है। ओके, तो मैप में मैंने ड्रॉ भी कर दिया है। यहाँ पर ये वाला जो इलाका है तिकोना सा, यही इलाका है जो कि ऊपर चीन की तरफ सीमा लगती है, इधर नेपाल की तरफ सीमा लगती है, और इस तरफ इंडिया है। तो ये बेहद स्ट्रेटजिक इलाका है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से हम ऊंचाई पर हैं और चीन नीचे है। ऐसे में अगर चाइना से कभी युद्ध होता है, कभी ऐसी नौबत आती है, तो इंडिया चाइना पर यहाँ पर भारी पड़ सकता है। इसलिए ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आते हैं सुगौली संधि 1816 को लेकर, जिस पर यह विवाद है और जिसका हवाला दिया है नेपाल ने कि उसी संधि के आधार पर हम ये संविधान संशोधन कर रहे हैं, नया मैप दिखा रहे हैं, और वो उसी संधि के आधार पर वो कह रहा है कि वो इलाका हमारा है, जिसका विरोध इंडिया ने किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, सुगौली संधि जो है 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम के बीच में ये हुआ था, संधि हुई थी, और ये लगभग 2 साल तक दोनों के बीच में युद्ध चला था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली किंगडम के बीच में। ओके, गोरखा किंगडम कहते थे उसको। तो एंग्लो नेपाल वार कहा जाता है इसको। 1814 से 1816 तक ये वार हुआ था, और उसी का नतीजा था कि ये जो है संधि हुई। और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद 1947 में अंग्रेज जब चले गए, तो उसके बाद भी ये ट्रीटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर तय है, और आज भी उसी को बेसिस मानकर जो है कालापानी विवाद और जो बाकी जो 2 और जगह हैं, लिम्पुथिया और एक और जगह, तो उसको लेकर इंडिया जो है अपना पोजीशन बनाए रखता है,
और उसी को लेकर नेपाल अब कह रहा है कि वो उसका इलाका है। ओके, तो यहाँ शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था 1814 में। ओके, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में इस युद्ध की बड़ी वजह जो थे वो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स। ओके, तो हेस्टिंग्स ने भारत में कदम रखते ही देखा कि उत्तर भारत में उस वक्त 3 बड़े जो है पावर सेंटर हैं जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अलायंस नहीं है किसी के साथ और कोई सब्सिडियरी भी नहीं है। ओके, पहला था नेपाल, दूसरा था राजपूत स्टेट, आप देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है, और तीसरा था सिख अलायंस। ओके, तो राजपूत स्टेट जो है धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ रहा था, लेकिन सिख समुदाय वाला जो इलाका था वो उसके अधीन नहीं हो रहा था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाह रही थी, व्यापार करना चाह रही थी, लेकिन सामने नेपाल था एक तरफ और दूसरी तरफ सिख अंपायर था, तो उसकी वजह से कश्मीर वाला भी रूट उसका ब्लॉक हो गया था। ओके, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के राजा को प्रस्ताव भेजा कि वो ट्रेडिंग राइट्स दे दे ताकि वो तिब्बत तक उसको जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन नेपाल के राजा ने ट्रेडिंग राइट्स देने से मना कर दिया था, कहा था कि हमारे इलाके में मत घुसना। ओके, उस समय का जो नेपाल था वो आज के नेपाल से काफ़ी बड़ा था, मेरे बगल में आप देख रहे हो। ओके, तो हमारे भारत का जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस वक्त उसके पास था, उसने नेपाल किंगडम ने जीत लिया था। ओके, तो ये रहा उस समय का मैप। ओके, आप देख रहे हो मेरे सामने, जिसमें नेपाल की बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश से लेकर उधर सिक्किम तक थी। दोनों तरफ का इलाका नेपाल ने युद्ध में जीता हुआ था और सालों से वो राज कर रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि कांगड़ा के किले तक गोरखा रीजन का उसका शासन हो गया था। ओके, अंग्रेजों ने देखा कि नेपाल का जो ये गोरखा किंगडम है, वहाँ का जो किंगडम है नेपाल का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, युद्ध करता जा रहा है वो। तब हेस्टिंग्स ने देखा कि उसने ढूंढा मौका कि कैसे नेपाल पर हम हमला कर सकते हैं। ओके, उस वक्त हेस्टिंग्स ने यह देखा कि अवध और नेपाल के बीच में जो तराई का इलाका है वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और उसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध शुरू कर दिया था। हालांकि वहाँ के जो गोरखा लोग थे वो बहुत बहादुरी से लड़े, 2 साल तक लड़ाई चलती रही, और एंग्लो नेपालीज वार इसको कहते हैं। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हावी होने लगी धीरे धीरे, अंग्रेज के पास बेहतर हथियार थे, लेकिन तब तक दोनों तरफ से लगा कि युद्ध बहुत लंबा खिंचता जा रहा है, 2 साल तक। तब तक दोनों तरफ से जो है सुगौली समझौते की बातचीत हुई, सुगौली समझौता हुआ। तो कहाँ पर ये सुगौली, तो ये गांव है एक सुगौली, वहाँ पर बातचीत हुई थी। इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास, ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, और यहाँ पर 2 दिसंबर 1815 को समझौते पर सिग्नेचर किया गया, लेकिन इस पर ऑफिशियल जो रेटिफिकेशन हुआ 1816 में। ओके, मतलब कि गोरखा किंगडम की मुहर लगी थी उस पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल का साइन हुआ था 4 मार्च 1816 को, तो इसलिए इसको सुगौली संधि कहते हैं। ओके, संधि के तहत क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, तो गोरखा साम्राज्य ने इस युद्ध से जो पहले जो इलाके जीते हुए थे उसका जो साम्राज्य था वो सब ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया गया। ओके, आज जो आप उत्तराखंड देख रहे हो और हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा वो उस समय नेपाल के पास था, जो कि हट के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, यानी ब्रिटिश इंडिया के पास आ गया। इसके अलावा अवध के साथ जो नीचे वाला आप देख रहे हो इलाका विवादित क्षेत्र था, वो भी नेपाल को वो इलाका भी छोड़ना पड़ा। उधर क्या हुआ, पूरब में भी सिक्किम राज्य जो था जिस पर नेपाल 40 साल से शासन कर रहा था, उसको भी आज़ाद करना पड़ा। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको भी एक तरह से अलग कर दिया। तो इस तरह से नेपाल की जो तीनों तरफ से बाउंड्री कम हो गई। ओके, नेपाल ने 1/3 हिस्सा लगभग अपने हाथ से खो दिया, उस वक्त की बात हो रही है। और नेपाल का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको उसकी बॉर्डर लाइन तय करने के लिए नदियां तय कर दी गई थी। ओके, तो पश्चिम से महाकाली नदी यानी शारदा नदी को की बाउंड्री फिक्स कर दी गई, जो आप देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में, और पूरब में मेची नदी की सीमा मान ली गई। ओके, तो आज भी नेपाल के दोनों तरफ से इन्हीं दोनों नदियों के माध्यम से बाउंड्री तय की जाती है। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ सुगौली में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने 1950 में नेपाल के साथ नई संधि साइन की थी, और इसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ओके, लेकिन जो बॉर्डर का मामला था वो सुगौली संधि से ही आज तक जो है डिफाइन होता है। सुगौली संधि 1816, उसी के अनुसार यहाँ पर
जो महाकाली नदी है इंडिया और नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओके, लेकिन जैसे तमाम नदियों का होता है कि वो कई बार धाराएं, बहुत सारी धाराएं होती हैं और उससे निकलकर एक नदी का रूप बनता है। बहुत सारी धाराएं होती है, वो सब जब इकट्ठी हो जाती हैं धाराएं तो वो नदी का रूप ले लेती है। तो ऐसा ही महाकाली नदी के मामले में है। ओके, इंडिया ये मानता है कि लिपू लेक के पास जो आप मेरे बगल में देख रहे हो वहाँ से महाकाली नदी की धारा बहती है, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया जो अभी की स्थिति है। ओके, लेकिन नेपाल का ये कहना है कि महाकाली नदी की जो धारा है वो लिम्पियाधुरा यानी थोड़ा सा और आगे वहाँ से निकलती है और यही जो है असली बाउंड्री है इंडिया नेपाल का, ऐसा नेपाल का कहना है। तो इस पर विवाद जो है काफ़ी वक्त से होता रहा है और ये विवाद तब सबसे ज़्यादा सामने आया था नवंबर 2019 में, जब भारत ने नवनिर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसको लेकर जो संशोधित पॉलिटिकल मैप इंडिया को जो जारी किया था, तो उसी पर सबसे पहले नेपाल ने ये सवाल उठाया था। ओके, यहाँ पर सवाल यही है कि नदी का उद्गम किसको माना जाए। प्रॉब्लम यह है कि सुगौली संधि में बस यही कहा गया कि महाकाली नदी, ओके, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया गया है। और ये जो एरिया है जिस पर नेपाल दावा कर रहा है, जिसको अपने मैप में उसने शामिल किया है, तो वो 400 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये इतना छोटा भी हिस्सा नहीं है कि इसको आसानी से जाने दिया जाए। ओके, भारत का इस पर जो है पूरा कब्जा है और भारत अपने मैप में उसको दिखाता है। तो नेपाल ने अपने मैप में इस इलाके को दिखा दिया है जो हमने आपको दिखाया। ओके, और इंडिया के पास इसका एक्चुअल कंट्रोल पहले से है। ठीक है, तो इस पूरे मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, भारत सरकार ने क्या कहा है। तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि हमने गौर किया है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने नक्शे में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया ताकि वे कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने देश में दिखा सकें। हालांकि हमने इस बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है और ये ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। तो ऐसे में उनका दावा यानी नेपाल का दावा जायज़ नहीं है और ये सीमा विवाद पर जो होने वाली बातचीत है उस पर जो हमारे जो पहले के समझौते हैं उसका भी उल्लंघन है। अच्छा, एक सवाल यहाँ उठता है, थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि एक बार आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए नेपाल क्या अचीव करना चाहता है इससे। पहली चीज़ ये है कि नेपाल हर जगह ये कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये है। नेपाल के बच्चे जो हैं किताबों में देखेंगे, इंटरनेशनल मैप में वही देखेंगे और एक तरह से धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो उनके मन में होगा कि इंडिया जो है उसने हमारे इलाके पर कब्जा किया हुआ है। तो एक तरह से जो अभी सेंटिमेंट है इंडिया के खिलाफ वो धीरे धीरे और ज़्यादा व्यापक बनने वाला है। ओके, और बड़ा रीज़न ये भी है कि नेपाल में अभी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा ओली सरकार पर, और नेपाल में जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है अभी सत्ता में है और ओली के जो संबंध है, प्रधानमंत्री ओली केपी शर्मा ओली हैं, उनका सीधा सपोर्ट है चाइना से। पीएम ओली खुद भी भारत से काफ़ी नाखुश हैं और 2016 में तो खुले तौर पर ये आरोप लगा चुके हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने में भारत का हाथ है। तो इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में 13 जून का जो करंट अफेयर्स वीडियो है जो मेरे बगल में देख रहे हो, तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप उसको देख सकते हो। उसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है और क्यों इतना तनाव इंडिया और नेपाल के बीच में क्यों बना हुआ है। एक तो मुद्दा हम देख रहे हैं कि सीमा है और सीमा विवाद है, इलाके है, लेकिन उसके अंदर क्या मामला है, चीन कैसे रोल प्ले कर रहा है, इंडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये सब मामला हमने आपको बताया हुआ है 13 जून के करंट अफेयर्स में। तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। ओके, एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर रहा हूँ मैं जल्दी। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना, देखिए जिस तरीके से इंडिया में अखंड भारत की बात होती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी और संगठन जो है वो अक्सर बोलते हैं कि अखंड भारत हमारा होगा और हम पूरा यहाँ से वहाँ तक तमाम देश हैं वो सब इकट्ठे कर लेंगे, मिला लेंगे, और इससे युवा जो है उत्साहित हो जाते हैं, राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो इसी तरीके से नेपाल में भी वहाँ पर ग्रेटर नेपाल की बात होती है। वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो नेता है वो ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। वे मानते हैं कि पूरा उत्तराखंड इंडिया का और जो हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है उधर सिक्किम उन्हीं का है और इंडिया ने हड़पा हुआ है।
ओके, तो ऐसे में क्या हुआ, अभी जो संसद में, वहाँ के संसद के जो निचले सदन में नया मैप पास हुआ है, उससे लोग बड़े उत्साहित हैं, दिवाली जैसे मना रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जीत का ये पहला कदम है, और उसके बाद तो हम पूरा जो ग्रेटर नेपाल का सपना है वो पूरा हो जाएगा, सब हम इंडिया से ले लेंगे। तो ये पूरा मामला है जो हमने बताया आपको। सुगौली संधि क्या थी, ये बहुत ज़रूरी है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और अब अगले एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सब में जो करंट अफेयर्स हैं या फिर इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें आपके सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके, तो ये मुद्दा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट यानी मिट्टी के विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 मिला है? ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। ओके, आप ध्यान रखना, इसका आंसर होगा डॉक्टर रतन लाल। ओके, देखिए डॉक्टर रतन लाल जो है अब तक 50 करोड़ किसानों की मदद कर चुके हैं अपनी नई तकनीक के थ्रू, और वो तकनीक ऐसी है कि उसके प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। ठीक है, और डॉक्टर रतन लाल इस परिवर्तन के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो काम किया उन्होंने, उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस अवार्ड के बारे में कहा है, अब बधाई दी है उनको। अच्छा, क्या है ये अवार्ड? देखिए, ये जो अवार्ड है उसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। ठीक है, तो 1987 में अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, इसको जो है उसी के थ्रू ये पुरस्कार दिया गया था। और पहला अवार्ड किसे मिला था? भारतीय को ही मिला था, इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला था। ओके, उनको 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था। भारत के हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 जून। ओके, दिन याद रखना आप, तो ये 14 जून को मनाया जाता है। तो यह सवाल उठता है कि 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस? देखिए, ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर, उनका जो है वो जन्मदिन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की किस संभावित दवा के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने अमेरिकी जो गिलीड साइंसेज है उसके साथ समझौता किया? आंसर होगा रेमडेसिविर। ओके, ये दवा है। देखिए, ये दवा संभावित क्यों कहा है मैंने, क्योंकि WHO इस पर भी रिसर्च कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, और अभी तक ये प्रमाणित नहीं किया गया है कि ये दवा जो है उससे इलाज हो सकता है सही तौर पर। लेकिन फिर भी WHO ने रिकमेंड किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मरीजों को दी जा सकती है दवा। ठीक है, तो इसके तहत जो है डॉक्टर रेड्डीज़ को ये दवा के उत्पादन और भारत सहित दुनिया के 127 देशों में दवा बेचने का अधिकार इससे मिलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा इसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है? और वो भारतीय मूल की है। आंसर होगा अनमोल नारंग। ठीक है, तो उन्होंने मिलिट्री एकेडमी से वेस्ट पॉइंट से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री पूरी कर ली है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है। ओके, और वो अमेरिकन जो एयरफोर्स है उसमें 2nd लेफ्टिनेंट पद पर वो काम करेंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? आंसर होगा 12% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 12 जून को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश किया है। पड़ोसी देश है, इसलिए इस क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, टोटल जो बजट है वो 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपया है। ओके, और पाकिस्तान ने रक्षा खर्च जो है 12% बढ़ाया है, और वो हो गया है 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपया। अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मात्र 59,800 करोड़ रुपए होते हैं। 59,800 करोड़। ओके, और भारत का रक्षा बजट देखें तो भारत ने
इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में अपने रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की है और टोटल रक्षा बजट जो है वो 3.37 लाख करोड़ रुपए का है। और अगर पेंशन की राशि भी जोड़ लें इसमें तो टोटल जो रक्षा बजट है वो 4.7 लाख करोड़ का हो जाता है इंडिया का। तो अगर पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले मात्र 13% है। ओके, भारत अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है सेना पर तो पाकिस्तान 13 रुपये खर्च कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और 2019 का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विद नोट्स, और उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, वहाँ से भी आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 पेशेंट के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर दवा के उपयोग की नई गाइडलाइन क्या बनाई है? क्या है गाइडलाइन? तो इसका आंसर होगा इन्फेक्शन का जो शुरुआती इलाज है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से होगा, लेकिन जो गंभीर मरीज हैं उनको ये दवा नहीं दी जाएगी। इमरजेंसी में एंटीवायरल ड्रग जो है रेमडेसिविर वो दी जाएगी। तो ये जो है नई गाइडलाइन जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी ACCI ने कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है? आंसर होगा 45,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, और इसके अलावा 2 गीगावाट अतिरिक्त जो है सोलर सेल और मॉड्यूल का डेवलपमेंट करने की जो अपनी उनकी क्षमता है वो स्थापित करेगी। ठीक है, और कंपनी का इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन क्षमता तैयार करने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया। तो अडानी ग्रुप की बात हो रही है, उसके चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1988 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश की संख्या बढ़कर 10 हो गई। तो इसके 2 नए निवेशक कौन हैं? अभी हाल ही में आए हैं 13 जून को। आंसर होगा TGP और किटरटन। ओके, 13 जून को इन दोनों ने निवेश की घोषणा की है। अमेरिकी कंपनी है TGP और उसने 0.93% का स्टेक खरीदने की बात कही है, और इसके लिए वो 4,546 करोड़ रुपए निवेश करेगा, जबकि किटरटन ने 0.39% हिस्सा खरीदा है और इसके लिए वो 1,894 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगा। ठीक है, और ऐसे वक्त में जब कोविड-19 है और दुनिया में की अर्थव्यवस्था जो सिकुड़ती जा रही है, उस वक्त इस जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? आंसर होगा बाल श्रमिक विद्या योजना। इसका मकसद ये है कि बाल मजदूरी से उनको बच्चों को अलग करके उनकी पढ़ाई जो है उनको करवाना, और इसके तहत जो है लड़के को 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,200 रुपये महीने जो है वो मदद की जाएगी। ओके, इसके अलावा भी और भी मदद होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ड्रग तस्करी के आरोप में किस देश की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई युवक को मौत की सजा सुनाई है? और इसकी वजह से उस देश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। आंसर होगा चीन। ओके, चीन की अदालत ने ये फैसला सुनाया है, और इस कदम से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो संबंध हैं जो पहले से बिगड़े हुए हैं वो और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, ऐसी संभावना है। जो बयान आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है। देखिए, किम गिलेस्पी नामक एक शख्स है जो ऑस्ट्रेलियाई है, उसको 10 जून को ये सज़ा सुनाई गई है। तो इस पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की है और सज़ा का विरोध किया है। देखिए, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब भी चाइना को किसी देश से दुश्मनी निभानी होती है, बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी, तो वहाँ के लोगों को किसी न किसी मामले में जो है फंसाता है, या कहें कि मुकदमा चलाता है और उस पर सज़ा का ऐलान कर देता है, मौत की सज़ा का। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा है कुछ और देशों के मामले में भी वहाँ के नागरिकों को भी उसने मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि मौत की सज़ा दी नहीं, लेकिन एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स खेला चाइना ने। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना, और सुगौली संधि पर अगर आपको कुछ कहना है, नेपाल और इंडिया के मामले में कुछ कहना है तो जरूर बताना।
ओके इसका पीडीएफ जो है आज के करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल में नोट्स के साथ अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। और कल का जो करंट अफेयर्स था, इंडिया और नेपाल के बीच में जो संबंध खराब हुए हैं उसकी असली वजह, इंटरनल मैटर क्या है, उस पर लेकर था, तो उसका भी लिंक आ गया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो।